दोस्तों को मेरा सलाम पहुँचे। मैं हूँ वाहिद नसीम। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यू और आज चर्चा मौजूदा दुनिया के पल पल बदलते हालात पर। थोड़ी सी बात करेंगे कि जो हम विदेश नीति को लेकर जिस तरफ जा रहे हैं वो भी हम इस चर्चा में लाने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारे आर्थिक निज़ाम पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है, क्या फ़र्क पड़ रहा है और कैसी होनी चाहिए, इस वक्त के जो इक़दाम हैं वो कैसे होने चाहिए, इस पर भी थोड़ी सी गौर व फ़िक्र कर लेते हैं। बाकी इम्पोर्टेंट तो ये है कि दुनिया इस वक्त अपने व्यापार या व्यापार घाटों की बात की परवाह किए बगैर खेमाबंदी की तरफ बढ़ रही है और इस खेमाबंदी में जो महत्वपूर्ण बातें आ रही हैं, जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स जो आ रहे हैं, उनको जहन में रखकर फैसले लिए जा रहे हैं। यहाँ जो हम ट्रेड डेफिसिट जिसे कहते हैं उसको इस वक्त दरकिनार किया जा रहा है। हालांकि ये काफ़ी, अगर हम चर्चा करेंगे तो हम भी इस पर ज़रूर चर्चा करेंगे, क्योंकि डॉलर के रेट बढ़ते बढ़ते 83 रुपीज़ पर जा पहुँचे और ये अभी और बढ़ने की संभावना है, क्योंकि लगातार हमारा जो ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार घाटा जो है वो बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा। पिछली तिमाही में क्या क्या हुआ इस पर ज़रूर चर्चा करेंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि हमें किस तरह, किन लोगों के फ़ायदे के लिए ये कदम उठाने चाहिए थे और किन के लिए उठाए गए। बिल्कुल आते हैं इस मुद्दे पर, ताकि आगे आने वाली सिचुएशन से थोड़ा सा आपको एक एडवांटेज लेने का मौका मिल सके, आपको ये समझने का मौका मिले कि आपके व्यापार में आगे किस तरह आपको चलना है। पहले हम यूक्रेन आ जाते हैं। यूक्रेन की जो सूरत हाल है वो ताज़ा ये है कि यहाँ भारी बमबारी हो रही है, मगर यूक्रेन की तरफ से भी ज़बरदस्त रिटेलिएट दिया जा रहा है। ख़ास तौर से अगर हम खैरसोन की बात करें, इस खैरसोन के इलाके में गांव, कस्बों या शहर को घेरने की कोशिश और ये जो एक हथियार पश्चिमी जगत से मिल रहे हैं उन तमाम को लेकर, सिर्फ हथियार नहीं, यहाँ फौजी एलिमेंट्स और बहुत कुछ मिल रहा है जिनको लेकर बढ़ा जा रहा है। क्योंकि देखिए, ये इस वक्त अगर हम ये मान के चलें कि यूक्रेन की तरफ से कम पड़ेगी चीज़ें या फिर वो घुटने टेक देंगे, ज़ेलेंस्की सरेंडर कर देंगे, ऐसी सिचुएशन मुझे नज़र नहीं आती है। इसके पीछे क्या है उस पर बात करते हैं। देखिए, यूक्रेन के साथ मिलकर, ख़ास तौर से ज़ेलेंस्की के साथ मिलकर ये एक काफ़ी बड़ा प्लान बनाया गया था, जिसमें रशिया को इस वार में घसीटना था, उसके बाद चाइना सी के अंदर आना था, उसके बाद भारत, पाकिस्तान सबको इस वार में लपेटने का एक रणनीति जो है वो बनाई गई थी, जिससे बढ़ती हुई एशिया की कारोबारी ताकत, प्रोडक्शंस और अर्थव्यवस्था, जीडीपी, ये तमाम चीज़ों को पश्चिमी जगत किसी तरीके से लपेटकर यहीं पर ख़त्म करने का जो उनका प्लान था वो अपनी जगह उन्होंने काफ़ी दिनों से बनाते हुए आज तक लाए हैं और आगे भी उसको बढ़ाएंगे। तो यहाँ हम सिर्फ ये देखें कि सिर्फ एक कॉमेडियन की ज़िद है कि वो युद्ध जीत के रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगरचे किसी राष्ट्रपति या किसी देश के प्रेसिडेंट की ये स्थिति होती, क्योंकि दोस्तों इस वक्त यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर्स को ध्वस्त कर दिया गया है। कोई शहर ऐसा नहीं बचा है जहां पर रशिया की मिसाइलें नहीं गिरी हैं, बमबारी नहीं हुई है, ड्रोन नहीं गिरे हैं। और सूरत हाल ये है कि लगातार जो यूक्रेनी फोर्सेस थी वो ख़त्म होने के बावजूद भी फोर्स की सप्लाई कम नहीं हो रही है। इसका मतलब तमाम जो दूसरे देश हैं वहाँ पर अपने फौजी भेज रहे हैं, एलिमेंट्स भेज रहे हैं, हथियार लगातार जा रहे हैं। और ये अलग बात है कि भारी हथियारों की कमी यूरोपियन यूनियन में हो चुकी है। अलबत्ता अमेरिका के पास अभी हथियारों की कमी नहीं है, क्योंकि वो दुनिया में बहुत बड़े हथियार सप्लायर के तौर पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाकर बैठे हैं और वो ऐसे मौक़ों की तलाश में रहते हैं कि दुनिया में इस तरह की पोजीशन आए कि उनकी हथियारों की सप्लाई लगातार बढ़ती जाए, और वो बढ़ रही है। यहाँ सिर्फ हथियारों की सप्लाई की बात हम करें वो एक अलग मुद्दा हो जाता है। इस वार से अमेरिका को जो चौतरफा बेनिफिट इस वक्त मिल रहा है, जो इस वक्त मिल रहा है, चूँकि उन प्राइवेट कंपनियों के जो मालिक हैं
इसमें आम अमेरिकी का कोई फ़ायदा होने वाला है? बिल्कुल इस गलतफ़हमी में मत रहिएगा। अमेरिका का भी निजी तौर पर कोई फ़ायदा हो रहा हो या अमेरिकी फ़र्स्ट नीति का कोई फ़ायदा हो रहा हो, बिल्कुल नहीं है। चंद व्यापारी हैं, उनकी अपनी कंपनियां हैं और तरीका ये है कि इस वक्त फ्रांस के प्रेसिडेंट ने ये बाज़ाब्ता एक बयान जारी किया है कि अमेरिका ऐसे वक्त में अपनी गैस यूरोप को 4 गुना ज़्यादा दामों पर बेच रहा है। यानी गैस की अगर कहीं से सप्लाई टूटती है, अगर एक एंगल आप ये देखें कि ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि रशिया ने अपनी गैस पाइपलाइन को खुद उड़ाया है और इस पर तरह तरह की थ्योरी और सब प्रोपोगंडा आपके सामने पेश किया जाता है, तो वो इस बात से कट जाता है। चूँकि इससे भी फ़ायदा अगर किसी का हो रहा है तो वो अमेरिका का है। अमेरिका ने जो भी अपनी गल्फ़ को लूट कर अपने ज़खायर इकट्ठे किए थे, जो अपनी एक स्टोरेज बढ़ाई थी और अपनी खुद की अपनी गैस भी, और जिन देशों में उनका इन्फ्लुएंस है वहाँ से भी लेकर अगर वो यूरोप को दे रहे हैं, तो यहाँ सीधे सीधे फ्रांस के प्रेसिडेंट का इल्ज़ाम है कि रूस अपनी गैस यूरोप को 5 गुना ज़्यादा दामों पर बेच रहा है। और ये कि एक तो ये मसला हुआ कि सिर्फ गैस का नहीं है, तमाम एनर्जी की अगर हम बात करें तो सऊदी अरब ने ओपेक प्लस ने जिस तरीके से 40 लाख बैरल जो कट करने की बात की है वो कट कर दिया गया है। उससे भी रेटों में कुछ उछाल ज़रूर आएगा। यहाँ कुछ उछाल के अलावा जो बेसिकली एक तरफ तो ये है कि हम अमेरिकी व्यापार कंपनियों का, हथियार कंपनियों का, ऑयल कंपनियों का काफ़ी बड़ा फ़ायदा देख रहे हैं। दूसरी तरफ यूरोप एक गड्ढे में जा रहा है, डूबता हुआ जहाज़ बन चुका है। यानी कि या तो फिर वो रूस के सामने घुटने टेक दे और गल्फ़ के सामने घुटने टेक दे, उनको, उनकी अर्थव्यवस्था को, उनके सिस्टम, उनकी मशीनरी, उनकी कंपनियों को बचाया जाए, या फिर वो जो है अमेरिका का ग़ुलाम बन के रहे और अमेरिका के रहमो करम पर ज़िंदा रहे। इसमें से आगे चलकर यूरोप यूनियन को पूरी को ये इस बात पर सोच कर भी और फैसला भी करना होगा। अब वापस यूक्रेन आ जाते हैं। यूक्रेन की स्थिति ये है कि यूक्रेन, ज़ेलेंस्की ने ये कहा है कि जिस तरीके की तैयारियां चल रही हैं, यानी मीडियाबाजी में जो कुछ दिखाया जाता है वो उसको पहले दिखाया जाता है, फिर ज़ेलेंस्की उसका जवाब बनाता है और ज़ेलेंस्की कहता है कि ये मौका नहीं देना चाहिए कि अब रशिया कीव पर परमाणु अटैक करके ख़त्म कर दे, बल्कि ये कि उस पर तुरंत हमला किया जाए और बाकी जो हथियार हैं, हाईमार्स वगैरह जो है वो अमेरिका तुरंत और ज़्यादा तादाद में डिलीवर करे यूक्रेन को, क्योंकि वो कम पड़ रही हैं, खर्च ज़्यादा हो रही है। तो एक जो ख़ास तौर से खैरसोन की बात हम कर रहे हैं, खैरसोन के इलाके में ही पूरा दबाव यूक्रेन ने बनाया हुआ है। यहाँ पर बहुत आसान होता है पोलैंड के ज़रिए जो है हथियारों का पहुंचना या फिर फ़ौजियों का पहुंचना, फ़ौजियों की सप्लाई पहुंचना। तो यहाँ पर अभी मौका है, खैरसोन का नज़दीक पड़ता है, कनेक्टिविटी है कुछ, तो यहाँ ओडिशा और उन तमाम इलाक़ों से जो कुछ अमेरिका या पश्चिमी जगत मदद कर सकता है वो बहुत आखिरी तौर पर मदद की जा रही है। मगर यहाँ मैंने क्यों कहा कि आखिरी ईंट से ईंट बजने के बाद भी ज़ेलेंस्की नाम का आदमी वो अपने देश को बचाने की कोशिश करेगा या फिर दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर में धकेलने की कोशिश करेगा। तो इससे आप पूरे आचरण को देखने की कोशिश करें। आप इस पूरे गेम को अगर समझने की कोशिश करेंगे तो ये है स्थिति कि वो जो हमले की हम बात कर रहे हैं वो यूक्रेन में यूक्रेन के ही लोगों पर यूक्रेन के द्वारा किए जाने वाले हमले हैं। यूक्रेन के द्वारा अमेरिकी या जर्मनी या फ्रांसीसी या ब्रिटिश हथियारों द्वारा रूस पर हमले नहीं किए जा रहे हैं। यानी जो प्रेसिडेंट अपनी जनता को जनता न समझें, खैरसोन की डोनबास की स्थिति बिल्कुल ये है कि वहाँ के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई
यहाँ पर सिविलियंस के ऊपर जो हमले किए जा रहे हैं वो यूक्रेनी फोर्सेस कर रही है। अमेरिकी हथियारों से सिविलियंस पर हमले किए जाने, सिविल बिल्डिंगों पर हमले किए जाने और उन पर उनको निशाना जानबूझकर बनाना, ये काम खुद यूक्रेन की फ़ौज कर रही है। यानी यूक्रेन की अपनी फ़ौज अपने ही जो पहले तक नागरिक थे, यानी कि इस रीजन को आज़ाद घोषित करने से पहले तक जो इस देश के नागरिक थे और युद्ध के शुरुआती दिनों से लेकर आज तक लगातार खैरसोन के लोगों पर, डोनबास के लोगों पर यूक्रेनी फोर्सेस या यूक्रेनी के साथ मिलकर लड़ने वाली जो पशे पर्दा नाटो फोर्सेस है वो लगातार हमले करती रही है। तो यहाँ पर आप ये समझ के चलें कि जेलेंस्की जैसे इंसान को वो किसी यूक्रेन की ज़मीन या यूक्रेन की जनता से कोई प्यार होगा, इसलिए वो भारी बमबारी के बाद और तबाही के बाद घुटने टेक कर कहेंगे कि मेरी जनता को बख्शा जाए और मुझे इस वार में जो है बिल्कुल आज़ाद किया जाए। ऐसा बिल्कुल है नहीं। इस तमाम 8 महीने की वार के आचरण से और जेलेंस्की के घुटने यानी कि बंकरों में छुप जाने की स्थिति आने के बावजूद और तमाम दुनिया से ओपनली उसकी मदद में कोई खड़ा ना होने के बावजूद 8-10 महीने से लगातार ये ज़िद पर अड़े रहना जेलेंस्की का कि नहीं मैं लड़ूंगा और आखिरी यूक्रेनी बचे रहने तक लड़ूंगा। तो यूक्रेनी तो बचे नहीं हैं, चूँकि जो यूक्रेनी थे वो भागकर यूरोप में, और सबसे बड़ी तादाद तो रूस में ही गई है, जो रूसी भाषी थे वो रूस के अंदर माइग्रेट किए हैं और बाकी जो लोग रूस पर भरोसा नहीं करते होंगे या नव नाज़ी जिनको कहते हैं उनके परिवारों के या इनकी फ़ौज के परिवारों के या दूसरे इस जेलेंस्की समर्थक लोग होंगे वो यूरोप के दूसरे देशों में निकल गए हैं। यहाँ पर 60% तक जनता जो है वो माइग्रेट कर चुकी है। अब बचे हुए रहने वाले वो लोग हैं या तो फिर जो रूस के भरोसे पे, बहुत बड़ी तादाद ये है डोनबास में कि वो रूस के भरोसे पर है उन इलाकों में जहाँ पर रूस उनको बचा लेगा, उनकी रक्षा करेगा, उनको ख़त्म नहीं होने देगा। यहाँ मोबिलाइजेशन भी इसीलिए किया गया है और किया जा रहा है कि यहाँ की जनता को माइग्रेट करने की ज़रूरत ना पड़े। बाकी पूरा यूक्रेन लगभग खाली होने के कगार पे है। यूरोपियन यूनियन को ये भी पता है कि आने वाले दिनों में जितनी भी तबाही यूक्रेन के अंदर मच रही है, यूरोपियन यूनियन को यूक्रेन से माइग्रेट किए हुए नागरिकों को अपने यहाँ शरण देना इतना भारी पड़ेगा कि जो अपने लोगों को आज बिजली नहीं दे पा रहे हैं, गैस नहीं दे पा रहे हैं, उनका किचन चलाने की स्थिति में वो नहीं है। ब्रिटेन जैसे देश की जो अर्थव्यवस्था को लेकर, आर्थिक नीतियों को लेकर, उन्हें संभाल न पाने की स्थितियों को लेकर एक प्रधानमंत्री इस्तीफा दे के भाग जाता है, दूसरा प्रधानमंत्री 45 दिन में ही छोड़ देता है, तीसरा प्रधानमंत्री अब कौन आएगा वो अलग बात है और कितने दिन टिकेगा ये देखना होगा। यानी यहाँ जो अपने आप को यूरोपियन यूनियन का चौधरी समझता था ब्रिटेन, बल्कि कभी दुनिया का चौधरी भी रहा है, उसे आज अपने लोगों की बिजली के बिल देने की स्थिति की ख़राब हो चुकी है। उनको एक वक्त का खाना, आप उनके बाज़ारों में जाइए, बाज़ारों में जाकर अगर आपके रिश्तेदार रहते हैं तो फ़ोन करिए, पता करिए। स्थिति ये है कि एक एक वक्त का खाना बचाने की कोशिश जो है ब्रिटेन सहित यूरोप के लोग अगर करने लगे हैं तो सिचुएशन कहाँ पहुँची है। यहाँ यूरोपियन सड़कों पर शांति की बात, अमन की बात, रशिया के साथ जो है या नाटो से निकलने की बात, रशिया के साथ पैक्ट की बात, ये तमाम बातें आवाज़ पूरे यूरोप में उठ रही है। मगर मज़े की बात ये है कि जेलेंस्की तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंसानी ज़रूरियात के, चाहे वो बिजली के हैं, दवाई के हैं, पानी के हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं जिनकी मरम्मत में आपको बहुत टाइम लग जाएगा, यानी इंसानी ज़िंदगी को मामूल पे आने के लिए कई साल की ज़रूरत पड़ेगी, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाह हो चुका है और वो लगातार हो रहा है। पिछले 24 घंटों में भी भारी तादाद में हुआ है, अगले 24 घंटों में भी बचा खुचा डिस्ट्रॉय होने जा रहा है। और वो इस तमाम स्थिति के बावजूद बाकायदा जेलेंस्की का आना और ये कहना कि आइए लड़िए और रूस पर हमला करिए, मतलब एक पूरी प्री प्लान्ड, मुझे लगता है, मेरी अपनी ओपिनियन है कि जेलेंस्की को तैयार किया गया, लेबोरेटरी में तैयार करके उसको प्लांट किया गया, प्लांट करके एक मोहरे के तौर पर यूक्रेन को रेडी किया गया और वो मोहरा बादस्तूर अपने मालिकों के इशारे पर घोड़ा नाच रहा है। यानी
अगर सोच के देखिए कि अगर यूक्रेनियों से उस आदमी को ज़रा सा प्यार होता। हमें दुख है बहुत कि यूक्रेन के लोगों पर जो है वो भारी बमबारी हो रही है, इंसानी ज़िंदगी वहाँ पर बड़ी बदतरीन स्थिति हो चुकी है। यहाँ इतनी बदतरीन स्थिति पर हमें दुख जाहिर करना बहुत ज़रूरी है, मगर प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन को ये बात समझ नहीं आ रही है कि वो ये कहता है कि आखिरी यूक्रेनी बचे रहने तक वो लड़ाई लड़ेगा, बल्कि आखिरी यूक्रेनी ख़त्म होने तक वो ये उम्मीद करेगा कि दुनिया आकर, दुनिया नहीं वैसी दुनिया मिले, दुनिया का सेंटीमेंट आए सामने और अमेरिका इसका जवाब बनाकर किसी तरीके से रशिया को ख़त्म कर दे। मगर क्या ये इतना आसान है? मुझे नहीं लगता कि ये इतना आसान है। देखिए, दुनिया के जो ये एक वॉर की स्थिति है, इसमें आप खबरें सुनते रहेंगे कि 2 जहाज़ गिरे, जैसे सुखोई 30 भी आज रशिया का एक इलाके में, रिहायशी इलाके में गिरा है। वो तो जांच का विषय है कि उसको अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम ने गिराया, यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने गिराया, या कोई दुर्घटना है। रशिया तो दुर्घटना कह रहा है। दूसरी तरफ से कल तक या शाम तक ये बात आपके सामने आ जाएगी कि उसको मार गिराया गया। वो व्हाटएवर युद्ध होता है तो ये सब चलता ही है, चूँकि जहाँ पर 300-400 मिसाइल 2 दिनों के अंदर दाग दी जाए, वहाँ पर एक जहाज़ का गिरना या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का टूट जाना और सैकड़ों में इंसानों की मौत होना, ये बिल्कुल कोई नई बात नहीं है। ये वाज़े तौर पर ऐसा चल रहा है जो शायद आ भी नहीं रहा है। मगर एक चीज़ में एक बात कह के फिर असल वजूहात पर लौट आता हूँ। डोनबास के लोगों से अगर आप बात करेंगे, उस तमाम इलाकों में अगर आप बात करेंगे, तो वो लोग कहेंगे कि पहले दिन से यूक्रेन ने हमें चैन से नहीं रहने दिया। वो हम पर हमले करते हैं, अटैक करते हैं, टॉर्चर करते हैं, अमानवीय बिहेव करते हैं अपने ही नागरिकों के साथ। यही वजह थी कि एक भारी समर्थन यहाँ पर रशिया को मिला और डोनबास रीजन जो है वो रशिया के साथ विलय कर लिया। तो ये वजह ये थी कि ये अमानवीय व्यवहार पर कोई मीडिया इसलिए नहीं बोलेगा क्योंकि आप तमाम इंटरनेशनल मीडिया कैसे चलता है मैं तो नहीं जानता, मगर वो जो चल रहा है उसमें बहुत ज़्यादा सच्चाई को भी मैं नहीं मानता हूँ, तस्लीम नहीं करता हूँ। अलबत्ता सच्चाई ये है कि खंडर में तब्दील हो चुका यूक्रेन सस्टेन नहीं कर पाएगा और जेलेंस्की की खुशामद और मिन्नत और एक बकरा बनने के बावजूद भी जिस प्लांटेशंस का वो हिस्सा है, उस प्लांटेशंस के ज़रिए रशिया पर अमेरिका डायरेक्ट वार करेगा, ये स्थिति नहीं है। हालांकि लोगों का हौसला बनाए रखने के लिए वहाँ की फ़ौजों का या अपने भेजने जिन एलिमेंट को भेजा जाता है उनके हौसले बनाए रखने के लिए रशिया की सरहदों के पास अपनी ख़ास जो बटालियन है, हालांकि उसके 4700 सैनिक ही है, तो 4700 सैनिक कोई मायने नहीं रखते रशिया जैसी फोर्स के सामने। वो एक्सरसाइज करके एक इसको कह सकते हैं एक्सरसाइज बैंड बजा के जो है वो लोगों का मोरल बढ़ाने की, या रशिया के आसपास नाटो के मेंबर हैं, यूरोप के मेंबर हैं, उनमें हौसला बनाए रखने की कवायद चल रही है। यहाँ मुझे जो इस वक्त खैरसोन से और डोनबास के कई इलाकों से जिस तरीके से रशिया ने विड्रॉल शुरू किया है, जनता को निकलने के लिए कहा है कि आप यहाँ से निकल के दूसरे रीजन में जाइए, इसका मतलब ये है कि जो फोर्सेस है जितना ज़बरदस्त पूरा इकट्ठा करके पूरे नाटो ने और पूरे अमेरिका ने और जेलेंस्की ने जो स्ट्रैटेजी बनाकर खैरसोन में पूरा डिप्लॉयमेंट बढ़ाया है, रशिया ने यहाँ से अपनी जनता को निकालने के लिए कहा है कि यहाँ से दूसरे रीजन में आप आएँ। इसका अर्थ ये होता है कि घेराबंदी में इन तमाम लोगों की घेराबंदी हो चुकी होगी। अगले 24 से 48 घंटों में यहाँ से बहुत बुरी खबरें जो है वो दुनिया तक या जेलेंस्की तक पहुँचेंगी, बाइडन तक पहुँचेंगी, क्योंकि इनको मुझे लगता है कि एक को भी शायद यहाँ से वापस ना जाने दिया जाए और इस पूरी जो चक्रव्यूह में जो ये फंसे हैं, जिनकी चर्चाएं अब बड़ी जीत के तौर पर दिखाई जा रही है, 48 घंटों में इसको त्राही त्राही के तौर पर दिखाया जाएगा। लिख लीजिएगा, नोट करके रख लीजिएगा। आगे हम वापस बढ़ते हैं। यहाँ जैसे कि मैंने कहा कि आम अमेरिकन्स का भी कोई फ़ायदा नहीं है, मगर कुछ व्यापारियों का फ़ायदा है। ये बात दुनिया को नज़र आ चुकी है, हर इंटेलिजेंट राजनेता को ये बात समझ आ चुकी है कि अब यूरोप और अमेरिका एक डूब चुका नहीं बल्कि आधा डूब चुका, डूबता हुआ नहीं, आधा डूब चुका जहाज़ है। पूरा कब डूबेगा
ज़्यादा दिन इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। यही वजह है कि सबसे बड़ा अलाई पेट्रो डॉलर के नाम पर पूरी दुनिया के अंदर पेट्रो और डॉलर को ज़रूरी बनाने के लिए जिस सऊदी अरब ने अमेरिका का साथ दिया था, उसने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। और इससे बड़ी खुशखबरी ये है कि सऊदी अरब उस ब्रिक्स का हिस्सा बनने जा रहा है जिस ब्रिक्स का सेकंड लीड पर जो है भारत खड़ा है। तो जब ब्रिक्स बनाया गया था, आपको पता है कि ब्रिक्स पर मैंने 5-6 साल पहले काफ़ी बातें की थी, बल्कि 7 साल पहले मैंने ये कहा था कि ब्रिक्स ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अगली दुनिया को लीड करेगा। हमें इस पर बने रहना चाहिए, इसको हमें सेकंड नंबर पर नहीं लाना चाहिए। G20, G7 ये सब धरे रह जाएंगे। यहाँ जो है BRI और ब्रिक्स, क्योंकि ब्रिक्स को मजबूत करके अपनी कमान में लेकर रशिया चलेगा और BRI को लीड करने की कोशिश या इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश चाइना करेगा। तो आज का दिन है वो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ब्रिक्स एक बार फिर से सामने आया और ब्रिक्स की मेंबरशिप में अगर जो है सऊदी अरब शामिल होता है, फिर UAE शामिल हो जाएगा, यानी पूरा गल्फ शामिल हो जाएगा। ब्रिक्स की एक अहम जो है भूमिका होने जा रही है और मैं कहता हूं कि ये वक्त है, अभी वक्त है कि चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है, रिवाइज़ किया जा सकता है। यहाँ मैं एक बात दोस्तों ज़रूर कहना चाहूँगा, क्योंकि हम रशिया के साथ इस वक्त एलाई हैं और हम पेट्रोल भी मतलब तेल भी जो है, कच्चा तेल भी रशिया से ले रहे हैं, हथियार भी ले रहे हैं। यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि हम हमारे यहाँ जो आर्थिक दुनिया में क्या आर्थिक स्थिति होंगी उस पर हम अगले प्रोग्रामों में ज़रूर चर्चा करेंगे, डिटेल वर्क करने की कोशिश करेंगे। मगर इस वक्त डॉलर के बढ़ते हुए भावों को भी हम इस बारे में थोड़ी सी चर्चा करते चलें ताकि अगले आर्थिक प्रोग्राम में इनको हम डिटेल से समझा सकें। ये जो लगातार डॉलर की रेट बढ़ रहे हैं, कोई अमेरिका की ताकत बढ़ रही हो ऐसा नहीं है, बल्कि हमारी एक नीति, आप समझें कि हमारा वित्त मंत्री कुछ भी कहे और दूसरे कोई कुछ भी कहें, सवाल ये है कि अगर पिछली जून की तिमाही में ही मैं बात करूं तो हमने जो टोटल तिमाही में जो आयात किया वो 190 बिलियन डॉलर का है और जो हमने निर्यात किया वो 121 डॉलर का है, बिलियन डॉलर का है। तो आप समझिएगा कि आपका 50 बिलियन डॉलर के से ज़्यादा जो है आपने व्यापार घाटा किया है तिमाही में। ये कितनी बड़ी रकम है, तो इसका मतलब साफ है कि आप इसकी रिकवरी कैसे कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं। ये ज़रूरी है कि आप रिश्तों को बनाए रखने के लिए तेल इधर से लें उधर से लें। इसमें मैं एक 5 कंट्रियों का जिक्र करता चलूँ जिनके साथ हमारा सबसे बड़ा व्यापार घाटा होता है, और ताकि हम अगले किसी अर्थशास्त्री के साथ बैठ के हम उस पर अपने अंदाज में बात कर सकें कि क्या होना चाहिए था और क्या हो रहा है। यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि सबसे बड़ा व्यापार घाटा हमारा चाइना के साथ हो रहा है। इसमें हमने तकरीबन 24 या 7 बिलियन डॉलर का हमने इंपोर्ट किया है और हमने एक्सपोर्ट किया है लगभग 4 बिलियन डॉलर का चाइना को। 20 बिलियन डॉलर का सीधे सीधे जो है हमारा चाइना के साथ डेफिसिट आ रहा है। तो ये 20 बिलियन डॉलर का मतलब आप समझते हैं, इसमें हमने उनसे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और ये सब जो हम सामान चिप्स और जो कुछ हम इंडस्ट्री यहाँ बनाती हैं इलेक्ट्रॉनिक और सब चीज़ें, ये इतना हम इंपोर्ट करते हैं। और हमने जो एक्सपोर्ट किया है वो क्या किया है, वो हमने कुछ केमिकल किया है और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट किया है। ये हमने कुछ इंजीनियरिंग बहुत छोटा सा है, मगर हम मैक्सिमम हमने केमिकल और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को ही एक्सपोर्ट किया है। एग्रीकल्चर में भी क्या होगा इस वक्त शायद ज़्यादा कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि भाषाएं लोगों का यहाँ देश में थोड़ा दिमाग ख़राब है, वो क्या समझ लेंगे क्या अलग बात है। मगर सीधी बात है कि हम एक बड़ी इनकम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है वो हम मीट को लेके आते हैं और उसकी एक्सपोर्ट में भी हम काफ़ी अपने फॉरेन करेंसी को अर्जित करते हैं। सेकंड नंबर पे हमारा जो आता है सबसे बड़ा जिनके साथ व्यापार घाटा होता है वो इराक के साथ होता है। इराक से हम लगभग 11 बिलियन डॉलर का मंगाया तेल और हमने उसको एक्सपोर्ट किया सिर्फ जो है 2 बिलियन का। 2 बिलियन में भी हमने 1 बिलियन जो है आप समझिएगा कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ही दिए हैं और दूसरे में हमने
कुछ इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिक पार्ट्स भी दिए हैं। तो यहाँ ये सब बातें इसलिए इस प्रोग्राम में नहीं की जा सकती कि आखिरकार हमें क्या बनाना चाहिए था और हमारे पास है क्या देने के लिए। तीसरा, हमारा जो है सऊदी अरब है, उसके साथ ट्रेड घाटा भी हमारा है, और यूएई के साथ भी अगर हमारा $6 बिलियन डॉलर का अगर घाटा होता है व्यापार का, तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम तकरीबन 2.5-3 बिलियन डॉलर जो है का एक्सपोर्ट भी करते हैं यूएई को। और जो हम एक्सपोर्ट करते हैं यूएई को वो है हीरे, जवाहरात, ज्वेलरी और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, ये सब मिलाकर, और इसमें कुछ एग्रीकल्चर फूड्स भी शामिल है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी शामिल हैं। अब बात ये है कि हम सबको कॉमन, या तो हम केमिकल एक्सपोर्ट कर रहे हैं या फिर हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं और मंगा रहे हैं तेल, जो हमारी मजबूरी है वो हमें मंगाना है। इसको अगर गल्फ़ से मंगाते हैं तो ये फ़ायदा होता है कि हम गल्फ़ से जो हमारे बहुत सारे भारतीय वहाँ पर नौकरी करते हैं, जो वो बिना व्यापार के, यानी कि वो सिर्फ अगर उनको माना जाए कि वो लोग जो है वहाँ पर नौकरी करके, मजदूरी करके जो हमारे यहाँ वापस भेजते हैं, तो उससे वो काफ़ी हद तक हम उस व्यापार घाटे को कम करने की कोशिश करते हैं। जबकि रूस से, और ये सही है कि अमेरिका के साथ हमारा व्यापार घाटा इसलिए नहीं बढ़ता है क्योंकि अमेरिका से हम जो है उनको हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आईटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, सस्ती लेबर प्रोवाइड करते हैं, और मंगाते कोई ख़ास चीज़ है नहीं। तो कुल मिलाकर, क्योंकि ना वहाँ से हमको तेल जो है परवड़ता है, ना हमें जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं जो हम अमेरिका से ले सकते हैं वो हम चाइना से ले रहे हैं। यानी कुल मिलाकर ये है कि व्यापार भले ही उनके साथ हम बड़ा कर रहे हों, अमेरिका के साथ अगर हमें व्यापार घाटा नहीं होता तो अमेरिका के साथ व्यापार करने से हमारा काम भी नहीं चलता है। चूँकि बाकी चीज़ें अगर हम ये सब जो अमेरिका से कमाए गए पैसों से अगर हम चाइना से माल ख़रीदते हैं, अगर उन्हीं का माल ख़रीदना शुरू कर दें तो ये बहुत सस्ते में ये बहुत लंबी बहस का विषय है, ये मुमकिन नहीं है, इस पर तर्क और कुतर्क दिए जा सकते हैं। सवाल ये है कि हमें नीति ये बनानी थी या सोचना इस विषय पे था कि हमें अपने औद्योगिक इंडस्ट्री को, हमारी चीज़ों को, या एग्रीकल्चर या हमारे किसानों को हम किस तरह के प्रोडक्ट को जो है उगाने के लिए कहें ताकि हम दुनिया में एक नायाब चीज़ को एक्सपोर्ट कर सकें, लोग हमसे मंगा सकें, चाहे वो कश्मीर के फ्रूट हों या फिर दुनिया भर के हमारे राइस और वीट और मेज़, इस तरह के प्रोडक्ट हों। और उसके अलावा सब्ज़ी में भी हम क्या क्या प्रोवाइड दुनिया को कर सकते थे। इस तरफ पूरा फोकस ना होने की वजह से हमारा व्यापार घाटा बढ़ रहा है, हमारी इंडस्ट्री चाइना बेस प्रोडक्ट पर चल रही है, इसलिए हमारे रुपए की जो कदर है वो लगातार गिरती जा रही है। बेसिकली अपनी नीतियों को भी एक बार रिवीजन कीजिए, भारतीयों को, भारतीय किसानों को, भारतीय उद्योगपतियों को, भारतीयों को भारतीयता के अंदर उठाने की कोशिश कीजिए। अगर आप सिर्फ नकली माल बनाने को प्रोत्साहन करेंगे या फिर बड़े उद्योगपतियों को सिर्फ अपनी ज़मीन प्रोवाइड और अपने कस्टमर प्रोवाइड करने के लिए देंगे तो ये डॉलर के रेट लगातार बढ़ते वहाँ तक चले जाएंगे कि एक दिन आपको सोचना पड़ेगा कि हम कहाँ आ गए। इस प्रोग्राम में हम जहाँ आ गए वहीं ख़त्म करते हैं और अगला प्रोग्राम ज़िंदा रहे तो फिर से शुरू करेंगे। खुदा हाफिज़।